नमस्ते, मेरा नाम पीसी कर्ण है। मैं CCL में बायोलॉजी टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा बच्चों से हमेशा ही बहुत अच्छा संबंध रहा है। बच्चे हमसे खुलकर प्रश्न पूछते हैं, कोशिश करता हूँ कि उन प्रश्नों का सही उत्तर दूं। आज मैं आप लोगों के बीच हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बातों से आप लोगों को संतुष्ट करूं। मुझे आप लोगों को बायोलॉजी का एक चैप्टर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाने को कहा गया है। क्या मैं इसे आप लोगों को बताऊंगा? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जीवन का मौलिक इकाई। बच्चों, आप लोग अपने आस पड़ोस में बहुत से चीजों को देखते हो, ये भी जानते हो कि सभी चीजें पार्टिकल्स से बनी हुई हैं। पार्टिकल्स हो सकता है अणु हो, परमाणु हो। बाहर की बातों को छोड़ देते हैं। हम लोग जिस कक्षा में हैं, इस कक्षा की बात पहले कर लेते हैं। ये जो कमरा है वो 4 दीवारों से घिरा हुआ है। दीवार किस चीज से बना हुआ है? ईंट, गारा, जिसमें कि सीमेंट, बालू वगैरह मिला हुआ है, उसको जोड़ करके बना हुआ है। यदि ईंट नहीं लगे तो ये दीवार खड़ा नहीं होगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये जो ईंट है वो इस दीवार की इकाई है। ठीक उसी तरह से जो हमारा शरीर है, हमारा ही क्यों, विभिन्न पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी हैं, सभी का शरीर इन सूक्ष्म इकाइयों के द्वारा बना हुआ है। उसी सूक्ष्म इकाई को मौलिक इकाई, जिसे कोशिका कहा जाता है, सेल, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका या सेल। मतलब जीवन का मौलिक इकाई या द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल या कोशिका। हम लोग को जानना चाहिए कि ये कोशिका का आविष्कार या खोज किसने किया, कब किया? 1665 ईस्वी में एक बायोलॉजिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट हुक 1665 में कोशिका का आविष्कार या खोज किया। प्रश्न उठता है कि उसने कैसे किया? तो उसने कॉर्क कैम्बियम लिया। कॉर्क कैम्बियम, ये होता क्या है कॉर्क कैम्बियम? पौधों में जो सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होता है वो डेड होता है, मृत, जिसको छिलका भी आप कह सकते हैं, छाल भी कह सकते हैं वगैरह। उसी का एक ट्रांसफर सेक्शन लिया रॉबर्ट हुक ने किस साल? 1665 में। और उस कॉर्क कैम्बियम के थीन स्लाइस में पतला सा, जैसे ये चौक है, इस चौक को यदि हम लोग तोड़ें तो इस तरह टूटेगा। इसको चाकू से पतला काटे टिकुली जैसा बन जाएगा। वो टिकुली जैसा ही रचना था इसका, जिसको कि
वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। ये माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी, छोटी छोटी चीजों को देखने वाला। क्या माइक्रोस्कोप उस समय था? बिल्कुल नहीं। ये जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने खुद से एक लाइट माइक्रोस्कोप का खोज किया, बनाया, और अपने द्वारा बनाए हुए उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने इस कॉर कैम्बियम के थीन स्लाइस को देखा, और देखने के बाद उसमें उनको मधुमक्खी के छत्ता जैसा रचना दिखाई दिया। मधुमक्खी का छत्ता आप लोग सबके सब देखे होंगे। मधुमक्खी का छत्ता जब हम लोग देखते हैं तो उसमें छोटा छोटा छेद दिखता है। उस छोटे छोटे छेद का ही नाम उन्होंने दिया सेल। सेल ये एक लैटिन वर्ड है। सेल जो है एक लैटिन वर्ड, और इस लैटिन वर्ड का मतलब होता है ए स्मॉल स्पेस या स्मॉल रूम। लिटिल रूम भी बोल सकते हैं इसको, ए स्मॉल स्पेस या लिटिल रूम, मैंने छोटा। वो जो छोटा छोटा छेद उन्हें दिखा, उस छेद का उन्होंने नाम रखा सेल, कोशिका। चूंकि उस समय माइक्रोस्कोप का कोई आविष्कार नहीं हुआ था, इन्होंने खुद से बनाया हुआ था, इसीलिए इसके बारे में इन्होंने और कुछ नहीं कहा। वो छोटे छोटे छेद को, चैम्बर को उन्होंने नाम दे दिया सेल, यानी कि कोशिका। तो कोशिका का आविष्कारक रॉबर्ट हुक महाराज थे। वे बेचारे थीन स्लाइस ऑफ कॉर कैम्बियम को लेकर के उसका ट्रांसफर सेक्शन जो है उसको अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखे, और देखने के पश्चात उन्होंने देखा छोटा छोटा छेद जो मधुमक्खी के छत्ता के जैसा होता है, और हर एक छेद का नाम उन्होंने रखा सेल या कोशिका। कालांतर में आगे चल करके अच्छे माइक्रोस्कोप्स का आविष्कार हुआ। सिंपल माइक्रोस्कोप, साधारण सूक्ष्मदर्शी, उसका आविष्कार केपलर ने किया। एक जैनसन एंड जैनसन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। ये जो चित्र यहां आप देख रहे हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ही है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका आविष्कार जेड जैनसन ने, जैनसन एंड जैनसन ने किया। इसका जो रिजॉल्विंग पावर है, ये रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? जब कोई छोटे चीज को हम लोग देखते हैं तो बहुत से छोटे छोटे चीजों से बना हुआ होता है, वो उसके बीच में डिस्टिंग्विश करना, अलग अलग करना, साफ साफ देखना, अलग अलग, उसी को कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो ये जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसका रिजॉल्विंग पावर अधिक से अधिक 2000 गुना है, 2000 टाइम्स। इस रिजॉल्विंग पावर के साथ यदि हम कोशिका को देखते हैं तो बहुत चीज साफ साफ नहीं दिखता। तब दो बायोलॉजिस्ट, रशियन बायोलॉजिस्ट एम नॉल एंड ई रस्का, एम नॉल एंड ई रस्का, कुछ लोग कहते हैं 1932, परंतु आपके बुक में दिया हुआ है ये 1940, 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। ये दोनों लोगों ने मिलकर के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का
आविष्कार किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, इसका रिजॉल्विंग पावर या मैग्निफाइंग पावर 20,000 से 1.5 लाख गुना है। हम लोग इसके मैग्निफिकेशन को और बढ़ा सकते हैं, करीब 5 लाख गुना इसके मैग्निफिकेशन को बढ़ा सकते हैं। तो उस बढ़े हुए रिजॉल्विंग पावर या मैग्निफिकेशन में हम लोग सेल के अंदर क्या क्या चीज है सभी को बहुत ही ठीक ढंग से देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसका साइज क्या है, लेंथ ब्रेथ क्या है, वो क्या काम करता है, सभी कुछ संभव हुआ बाय द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय M. Nolaniska in the year 1940। हमने यहां पर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया हुआ है। दुर्भाग्यवश मैं वो माइक्रोस्कोप आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा, इसीलिए मैंने उसका डायग्राम यहां बोर्ड पर बनाया हुआ है और कोशिश करता हूं कि इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में आपको बताऊं। ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये जो आप सबसे ऊपर में देख रहे हैं इसको बोलते हैं आईपीस। आईपीस। मैं समय कम होने के कारण इसको स्मॉल लेटर में लिख रहा हूं। आप जब भी कोई चित्र बनाएं तो उस चित्र का नामांकन कैपिटल लेटर्स में करें, ये हमेशा याद रहे। मैं भी कैपिटल लेटर में इसको लिख सकता हूं, परंतु उसमें टाइम थोड़ा समय अधिक लगता है, तो उस समय को बचाने के लिए हम इसको स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं। जो सबसे ऊपर में होता है यहां पर आईपीस होता है। ये आईपीस का अपना मैग्निफिकेशन होता है, वो भी एक लेंस है इसके अंदर दिया हुआ। मैग्निफिकेशन इसका 10 टाइम्स हो सकता है, 10 गुना ज्यादा, 20 टाइम्स हो सकता है, 20 गुना ज्यादा। हम लोग मैग्निफिकेशन उसका बढ़ा सकते हैं। ये जो दूसरा है इसको बोलते हैं नोज ट्यूब। ये जो देख रहे हैं आप इसको बोलते हैं बॉडी ट्यूब। ये जो देख रहे हैं आप इसको बोलते हैं रफ एडजस्टमेंट स्क्रू। रफ एडजस्टमेंट स्क्रू। यहीं पर एक होता है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। ये जो दो देख रहे हैं आप, ये और ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स। इसी के द्वारा हम लोग कोई भी चीज जो इसके स्टेज पर रखते हैं उस स्टेज को देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स है, ये इसको बोलते हैं लिम्ब या आर्म। लिम्ब या आर्म। ये जो है इसका स्टेज है, स्टेज। इस स्टेज के ऊपर हम लोग रखते हैं स्लाइड। जिसको देखना हो है स्लाइड, किसी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। स्लाइड हिले डुले नहीं, इसके चलते इसको टाइट करके बांध देते हैं क्लिप के सहारे। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है।
इसको बोलते हैं इंक्लाइनेशन ज्वाइंट, इंक्लाइनेशन ज्वाइंट, इंक्लाइनेशन ज्वाइंट। ये जो दिख रहा है आपको, ये है मिरर। इसी के द्वारा लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आता है, जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर में यहां पर पड़ता है और फिर हम लोग उसको देख पाते हैं। यहाँ जो ऑब्जेक्टिव्स है, जिसको हम लिखे हैं वहां पर ऑब्जेक्टिव्स, इसमें भी लेंस लगा हुआ है। और इसका मतलब बन गया कि माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेस हैं और उन्हीं दोनों लेंसेस के द्वारा इसका मैग्निफिकेशन बहुत काफी बढ़ जाता है। और ये जो है इसको बेस या फुट बोलते हैं, बेस या फुट। These are the different parts of a compound microscope। शायद आप लोगों ने अपनी कक्षा में, हो सकता है क्लास 7 में, 8 में या अभी 9 में आप हैं, तो ये माइक्रोस्कोप देखें। यदि संभव होगा हम लोगों के लिए कोशिश करेंगे कि ये माइक्रोस्कोप आपको दिखाएं, लेकिन तत्काल तो हम लोग इसके चित्र से ही काम चला रहे हैं। चित्र का विभिन्न चित्र में जो विभिन्न पार्ट्स हैं, इसके विभिन्न अंग, उनका नाम मैंने लिख दिया है। तो दीज आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अबाउट 2000 टाइम्स, 2000 गुना ये बड़ा दिखा सकता है। और हम लोग अपने लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में इसी माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। हमारे प्रयोगशाला में एक डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप भी है। वो डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से हम लोग जब कोई चीज, पेड़ पौधा का तना वगैरह को काटते हैं, तो उसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, उस ट्रांसवर्स सेक्शन को वो डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। यदि उसकी आवश्यकता नहीं पड़े तो हम लोग उसका यूज नहीं करते, लेकिन इसका यूज तो प्रायः करते ही हैं। लेबोरेटरी में देखे होंगे आप लोग, म्यूजियम स्पेसिमेन होता है, संग्रहालय प्रादर्श, म्यूजियम स्पेसिमेन संग्रहालय, वहां पर बहुत से जीव जंतुओं का संग्रह है। और जब आप प्रयोगशाला में जाएंगे तो उसमें आपको तरह तरह के जीव जंतु दिखेंगे, और सभी जीव जंतु वहां हैं। कुछ छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं। और वहां पर लेबोरेटरी में बहुत सा परमानेंट स्लाइड्स बना हुआ है, वहां से कहीं से बन करके आया है, आपके लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में रखा हुआ है। और आपके जो शिक्षक या शिक्षिका हैं वो समय समय पर उन स्लाइड्स को दिखाते हैं, जैसे कि हम लोग भी अपने बच्चों को दिखाते हैं, उनके बारे में बताते हैं। स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप में ही रखेंगे। माइक्रोस्कोप जब होगा तो यहाँ माइक्रोस्कोप में ये जो स्टेज है, स्टेज के ऊपर में स्लाइड को रखते हैं। यहाँ एक छेद बना हुआ रहता है, उस छेद से लाइट आता है। लाइट आने के बाद हम लोग उसको पूरा अच्छी तरह से देखते हैं कि वो क्या है, उसका आकार कैसा है। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, हम लोग अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, उसके विभिन्न अंगों के बारे में जान रहे हैं। हम लोगों ने शुरू किया था कि सेल का आविष्कार या खोज किसने किया। हम लोग बात भी कर रहे थे उसमें कि रॉबर्ट हुक 1665 में अपने द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप के सहारे सेल का खोज की। परंतु मैंने आपको यह भी कहा, जिस समय वो खोजे उस सेल को, कोशिका को, उन्होंने देखा था एक मधुमक्खी के छत्ते की जैसा रचना, और उसके छेद को ही उन्होंने सेल कहा था। उसके आगे जैसे जैसे समय बीतते गया, एक आए एंटोन वॉन ल्यूमेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूमेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूमेनहॉक 1674, 1674 ईस्वी में
कुछ डेवलप सूक्ष्मदर्शी के सहायता से बहुत से बैक्टीरियल सेल्स को, प्रोटोजोअल सेल्स को, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह सबको देखे और उसके बारे में उसका चित्र भी लोगों को बताया। रॉबर्ट हुक की बात 1831 में एक बायोलॉजिस्ट आए, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर एक घने वस्तु, डेंस मास को देखा। उस डेंस मास का उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या केंद्रक, उन्होंने इसका नाम रखा केंद्रक। न्यूक्लियस या केंद्रक। 1839 में 1839 इसमें एक बायोलॉजिस्ट J.E. परकिंजे, J.E. परकिंजे देखिए कि सेल के अंदर एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक लिक्विड है। लिक्विड मैंने द्रव, जेली मैंने थोड़ा गाढ़ा, गाढ़ा द्रव जैसी रचना है। उसका नाम उन्होंने दिया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। एक बायोलॉजिस्ट है हक्सले। ये हक्सले महाराज कहे जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये जीव द्रव्य जो है, हक्सले जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इन्होंने ऐसा कहा। भौतिक आधार है मतलब फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, अर्थात यदि किसी का जीव द्रव्य समाप्त हो जाए, मर जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उस जीव की संभावना नहीं रहेगी, अर्थात वो भी मर जाएगा। दो जर्मन बायोलॉजिस्ट, एक का नाम था एमजे स्लाइडेन और दूसरे का नाम था थियोडोर स्वान, टी स्वान। ये 1838 और ये 1839 दो जर्मन बायोलॉजिस्ट, एमजे स्लाइडेन और दूसरा थियोडोर स्वान, इन दोनों ने मिलकर एक सेल का जनरलाइजेशन दिया जिसको बोलते हैं सेल थियरी। सेल थियरी कोशिका का सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने कहा कि इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी कोशिका से बने हुए हैं। ये कोशिका जो है, सेल is the fundamental unit of life, the structural and functional unit of life. Cell is the structural and functional unit of life. तो सभी जीव जंतु इसी सेल से बने हुए हैं। सभी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। All cells arise from pre-existing cells.
cells arise from pre-existing cell, और इसको देने वाले थे रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने कहा था सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और ये भी दिए थे वो 1855 में। 1855 में इन्होंने कहा था सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये रुडोल्फ वर्चो ने कहा था 1855 में, जो कि सेल थ्योरी में इंक्लूडेड है। तो बच्चों में कह रहा था कि रुडोल्फ वर्चो 1855 में उन्होंने कहा था सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले से सेल है उसी से नया सेल या कोशिका बनता है, और इस बात को भी सेल थ्योरी में इंक्लूड कर लिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल थ्योरी कहता है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। उसके बाद जितने जीव जंतु हैं वो सभी सेल से बने हुए हैं, कोशिका से बने हुए हैं। सेल जो है सो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। सो ये सभी बातें यदि हम लोग सेल के इतिहास के बारे में जाने, हिस्ट्री ऑफ सेल, तो ये सभी चीजों को जानना चाहिए। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि सेल जो है उसका नंबर किसी जीव में कितना होगा, सेल की संख्या। सेल जो जीवों में पाया जाता है वो संख्या में एक भी हो सकता है, बहुत भी हो सकता है। मतलब जीव जो है वो एक कोशिका से भी बने हो सकते हैं या बहुत से कोशिका से भी बने हो सकते हैं। जीव एक कोशिका से बने हो सकते हैं या बहुत से कोशिकाओं से बने हो सकते हैं। जो एक कोशिका से बना होता है उसको बोलते हैं एक कोशीय या यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मींस द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ वन सेल। एक कोशिका से बने हुए जीव को एक कोशीय जंतु जीव कहते हैं, जबकि वे बहुत कोशिकाओं से बने रहते हैं तब उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब जीव एक कोशिका से बना हो सकता है या वह बहुत से कोशिकाओं से बना हो सकता है। यदि वो एक कोशिका से बना हुआ है तब उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर, यदि वो बहुत से कोशिकाओं से बना हुआ है तब उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर। आपने सुना होगा बहुत से जीव एक कोशीय हैं यूनिसेलुलर, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया एटसेट्रा। ये सभी जीव जंतु एक कोशिका से बने हुए हैं, therefore these are called unicellular organisms. Now many of the organisms are made up of many cells, बहुत से कोशिकाओं से बने हुए हैं, तब उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे आप जितने जीव जंतु को देख रहे हैं, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ऊंट, पेड़ पौधा, मनुष्य, सभी बहुकोशीय हैं या मल्टी सेलुलर हैं। तो संख्या के हिसाब से यदि हम लोग देखें
तो जीवों को दो विभिन्न कैटेगरीज में बांटा गया है। एक को कहते हैं यूनिसेलुलर, दूसरे को कहते हैं मल्टी सेलुलर। अब आता है कि ये जो जीन है वो सेल से बने हुए हैं, तो जो सेल है हमारा उसका साइज क्या होगा? साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल्स। सेल का साइज कोई फिक्स नहीं होता, ये वैरी करते रहता है, बदलते रहता है। जो सबसे छोटा सेल है वो है एक ग्रुप जिसको बोलते हैं PPLO, स्मॉलेस्ट सेल, PPLOs, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। स्मॉलेस्ट सेल ये है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, और ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जिसमें सबसे छोटा जो है वो एक बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। इसे बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का साइज जो होता है वो होता है 0.1 माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन। कहने का मतलब हुआ यदि साइज ऑफ सेल्स हम लोग बात करें तो ये वेरी करता है 0.1 माइक्रोन, माइक्रोन म्यू, इट इज प्रोनाउंस्ड एज म्यू। आप माइक्रोन भी लिख सकते हैं यहां पर, माइक्रोन 0.1 माइक्रोन। उसके बाद ये साइज जो है सो वेरी करते रहता है, इससे बड़ा भी सेल हो सकता है, लेकिन जनरली कोशिका का जो साइज होता है वो घटते बढ़ते रहता है और ये करीब करीब 10 माइक्रोन्स तक होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोशिका का साइज जो है 0.1 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन्स के बीच में होता है। इसका ये कतई मतलब नहीं हुआ कि यदि हम 10 माइक्रोन बोल रहे हैं तो वो 10 माइक्रोन ही होगा, उससे बड़ा भी हो सकता है। आप बाजार में देखते होंगे अंडा बिकता है, टेलीविजन में प्रचार भी आते रहता है, संडे हो या मंडे रोज खाओ चीज है। तो अंडा जो है वो एक सेल है, एक कोशिका, उसका साइज बड़ा होता है। लेकिन ये तो मुर्गी का अंडा है, मुर्गी छोटा जीव है। शुतुरमुर्ग एक पक्षी है, ऑस्ट्रिच बोलते हैं उसको, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। ये जो इसका अंडा है ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल। जैसे वो था स्मॉलेस्ट सेल, ये है लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। इसका साइज जो होता है लंबा चौड़ा, वो करीब करीब लंबाई इसका होता है 170 मिलीमीटर, 170 मिलीमीटर। जो थिकनेस होता है वो करीब करीब होता है 135 मिलीमीटर। तो आप उसका डायमेंशन यदि लिखेंगे तो कह सकते हैं 135 इंटू 170 मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन यदि डायमीटर हम लोग इसका बात करें, लेंथ डायमीटर, तो इसका डायमीटर है 170 मिलीमीटर। हमारे शरीर में बहुत से सेल्स होते हैं, बहुत से सेल्स हैं, साइज उनका छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। जैसे लाल रक्त कण, रेड ब्लड सेल्स बहुत छोटा होता है। हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, इसमें स्मॉलेस्ट सेल वो है RBCs,
रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, लाल रक्त कण। क्यों है ये छोटा? आपको पता होगा कि रक्त का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो ट्यूब्स में था, क्लोज ट्यूब्स में, जिसको ब्लड वेसल बोलते हैं, रक्त नलिका। 3 तरह का होता है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज बहुत पतली पतली है, बहुत पतली। उस कैपिलरी के थ्रू भी ब्लड का फ्लो हो रहा है और ये जो आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, वो उसमें फ्लो करते हैं। तो इसीलिए आरबीसीज बहुत छोटा होता है, जिससे कि वो छोटे छोटे नलिकाओं में पास कर सकें। ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल वो नर्व सेल है। नर्व सेल, नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल। RBCs, red blood corpuscles, is the smallest cell. नर्व सेल क्यों है बड़ा? नर्व सेल बड़ा इसलिए है क्योंकि उसको एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत से मैसेज को ट्रांसफर करना होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। इसलिए नर्व सेल की लंबाई मीटर भी, 1 मीटर भी हो सकता है। तो nerve cells may be even 1 meter in length and these RBCs, red blood corpuscles, बहुत छोटा होता है क्योंकि ये कैपिलरीज के थ्रू पास करता है। और जब कैपिलरीज के थ्रू पास करता है तब इसकी साइज जो है बहुत छोटी है। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा कि स्मॉलेस्ट सेल क्या है, लार्जेस्ट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, हमारे शरीर में सब स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, हमारे शरीर में सबसे बड़ा सेल कौन सा है। ये तरह तरह के कोशिकाएं हैं और उनका साइज अलग अलग है। अब आता है कि कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, शेप ऑफ सेल्स। बच्चों, कोशिकाओं का आकार कोई फिक्स नहीं होता, तरह तरह के आकार में आते हैं। कोई स्फेरिकल होता है, गोल, कोई फाइबर लाइक होता है, लंबा, जैसे नर्व सेल फाइबर होता है, ये ब्लड सेल्स गोल होता है। कुछ कोशिकाएं डिस्कॉइडल, माने डिस्क के जैसा होता है। कुछ कोशिकाएं स्पिंडल शेप्ड होती हैं, स्पिंडल के जैसा, मतलब वो नाव के जैसा, ऊपर पतला नीचे पतला बीच में फैला हुआ। ये तरह तरह का है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोशिकाएं जो है सो विभिन्न आकार में, शेप्स में पाई जाती हैं। वो स्फेरिकल हो सकती है, स्फेरिकल या राउंड, डिस्कॉइडल माने डिस्क शेप, पॉलीगोनल, पॉलीगोनल may be rectangular, may be fiber like, etc. ये तरह तरह की कोशिकाएं का आकार होता है। प्रश्न उठता है कि ये आकार तरह तरह का क्यों नहीं होता, तरह तरह का क्यों होता है, इनका आकार जो है विभिन्न प्रकार के क्यों होते हैं। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन फॉर्म टिश्यू, टिश्यू बनाते हैं। तो वो टिश्यू का काम अलग होता है। बहुत से टिश्यूज मिल जाते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं, अंग। बहुत से अंग मिल जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र बनाते हैं, और विभिन्न अंग तंत्र जो है शरीर का निर्माण करता है। टिश्यू का काम अलग अलग है। हम लोगों ने बात किया था अभी अभी कुछ देर पहले, नर्वस टिश्यू, उसका काम है सूचनाओं का आदान प्रदान।
इसी तरह से हमारे शरीर में एपिथेलियल टिश्यू है और भी टिश्यूज है, सबका अलग अलग काम है। तो जब काम अलग अलग है तो उसका आकार भी अलग अलग ही होगा। ऐसा नहीं कि काम अलग अलग और आकार एक। तो कोशिकाओं का आकार जो है वो डिपेंड करता है कि वो कोशिका क्या काम कर रहा है, क्या फंक्शन है उसका, साथ साथ वो किस अंग में है उस पर भी। तो शेप ऑफ सेल इज कैन बी कैलकुलेटेड और कैन बी डिटरमिन्ड, कैन बी प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ the function they perform, on the basis of the location they have, on the basis of age group। जो लोगों का एज ग्रुप है, बच्चों का अलग है, किशोरों का अलग है, बड़ों का अलग है, सबका अलग अलग है। तो कोशिकाओं का जो आकार है वो डिपेंड करता है उनके कार्य पर, उनके लोकेशन पर, एज ग्रुप पर। ये सभी कारण जो है सो उसका आकार निर्धारित करते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं? उनके अंदर जो चीजें हैं क्या वो सभी एक जैसे हैं? बिल्कुल ही नहीं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि सब एक जैसा है। इसी आधार पर कोशिकाओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है वो ऐसा सेल्स है जिसका आकार छोटा होता है बनिस्बत की यूकैरियोटिक सेल्स से। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है उसके अंदर जो केंद्रक है वो केंद्रक नहीं होता, बल्कि उसके जगह पर केंद्रक जैसी एक रचना होती है, एक क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में वो एक पूर्ण रूप का न्यूक्लियस होता है, माने केंद्रक होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें राइबोसोम्स का साइज छोटा होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स का साइज बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक गुणसूत्र होता है, सिंगल क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत से गुणसूत्र होते हैं। ये जो विभिन्न बातें हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की, और भी है। सेल के अंदर बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है उसके अंदर में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। जो उसके अंदर छोटे छोटे अंग हैं, कोशिकांग, वो जो है तो उसमें कोई ऊपर से मेम्ब्रेन या झिल्ली नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में वो झिल्ली होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस हो गया। क्या क्या डिफरेंसेस हुआ? प्रोकैरियोटिक सेल का साइज छोटा होता है, इसका साइज बड़ा होता है, इसमें एक गुणसूत्र होता है, इसमें बहुत से गुणसूत्र होते हैं। इसमें न्यूक्लियस के जगह पर न्यूक्लियर रीजन या न्यूक्लियोइड होता है, इसमें एक पूर्ण न्यूक्लियस होता है, माने वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, while no defined nucleus is found in prokaryotic cells। ये प्रिमिटिव सेल है, माने पहले का साधारण, और ये जो है सो पूर्ण रूपेण से बना हुआ न्यूक्लियस है इसमें। तो पूर्ण रूपेण बना हुआ सेल है ये, माने इसका संगठन अच्छी तरह से है।
तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हुआ। बात ये भी आती है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स किस किस जीव में होता है। आप लोग आगे पढ़ेंगे, इस संसार में जितने जीव हैं उनको 5 विभिन्न किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। उसमें एक है मोनेरा, एक है प्रोटिस्टा, एक है फंजाई, एक है प्रोटोजोआ, फंजाई, एक है प्लांटी और एक है एनिमलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। इन पांचों में जो पहला किंगडम है, ये सभी किंगडम्स हैं। एक बायोलॉजिस्ट थे वाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इन द ईयर 1969। तो उसमें जो उन्होंने कहा था, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमलिया। इन में पहला जो है इस मोनेरा, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। बाकी में सब में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल होता है। मोनेरा में आता कौन कौन सा है? जितने तरह के बैक्टीरिया हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक हैं, अर्थात उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। साइनोबैक्टीरिया, जिसको कि हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी में भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। बाकी सभी जीवों में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हो गया। अब हम लोग सेल को जानने के लिए, जाने की उसका दिखता कैसा है, इसको देखने के लिए हम लोगों को प्रयोगशाला में कुछ प्रैक्टिकल्स करने होंगे, प्रयोग करने होंगे। उन प्रयोगों में एक है प्याज के छिलके का टेम्पररी माउंट बनाना। प्याज आप लोग देखे होंगे, गोल जैसा होता है, बल्ब के जैसा, उसमें छिलका लगा रहता है, बाहर वाला सूखा होता है, उसके अंदर वाला मांसल होता है, फ्लेसी। जब फ्लेसी पार्ट को आप निकालेंगे तो वो इस तरह का दिखेगा, ये कनकेव, ये कन्वेक्स। इसको थोड़ा ऐसे दबा देंगे तो एक पतला झिल्ली यहां अंदर की ओर दिखेगा, उसी को बोलते हैं ओनियन पील। उसको निकाल लेना है, पानी में डाल देना है। पानी में डाल देने के बाद उसको माइक्रोस्कोप में, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे, उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रख देना है, स्लाइड के ऊपर में रख करके फिर हम लोग उसको देखेंगे। तो देखने के बाद उसका सेल का साइज जो है, सेल का शेप जो है इस ढंग का दिखता है। ये है ओनियन पील सेल,
ओनियन पील सेल। ओनियन पील सेल, ये ओनियन पील सेल का आकार इसी तरह का दिखता है। ये जो है सो देखिए कि इसमें हेक्सागोनल सेल्स दिख रहा है। इस सेल के अंदर में गोल गोल रचना दिख रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये सेल वॉल है, तो कोशिका भित्ति बोलते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पर सेल दिख रहा है, सेल के बाहर में होता है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बाहर में दिखता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, साफ साफ दिख रहा है एक केंद्रक। इसके अलावे माइक्रोस्कोप में आपको बहुत कुछ नहीं दिखेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, जो इसको जब माउंटिंग कर लेंगे तो देखेंगे सभी सेल्स का साइज एक जैसा दिख रहा है। प्याज जो बाजार से आप खरीद कर लाते हैं, देखेंगे कि वो प्याज कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। यदि आप एक छोटा प्याज का वो झिल्ली लें, ओनियन पील, या बड़ा का झिल्ली लें, तो उसका आकार इसी तरह का दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जीवों का आकार कुछ भी हो, कोशिका का आकार नहीं बदलता है। तब प्रश्न उठता है कि आखिर में जीव छोटा बड़ा क्यों होता है? जीव छोटा बड़ा नंबर ऑफ सेल्स के कारण होता है। अमीबा, जिसको हमने कहा था कुछ देर पहले, एक कोशीय जीव है, मेड अप ऑफ वन सेल। जब वो एक कोशीय जीव है तो ये जो एक कोशीय जीव है बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म। उसको देखने के लिए हम लोगों को चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। जब तक सूक्ष्मदर्शी यंत्र का सहारा नहीं लेंगे वो नहीं दिखेगा। लेकिन आप देखिए मेरा शरीर, मैं आपको दिख रहा हूं, मल्टी सेलुलर हूं, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है। हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, 1 2 4 हजार 500 लाख 2 लाख 10 लाख नहीं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। और हाथी को आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा जीव है। अफ्रीकन एलिफेंट लार्जेस्ट लैंड एनिमल है। ब्लू व्हेल लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड है। तो इसका मतलब है कि उसमें नंबर्स ऑफ सेल्स ट्रिलियंस से भी ज्यादा है। तो जीवों का जो आकार है, साइज, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल्स पर, न कि साइज ऑफ सेल्स पर। एक अनुमान किया गया है इस तरह का कि एक व्यक्ति जिसका वजन 60 किलो है, उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो 60 इंटू 10 टू द पावर 15 सेल्स। सेल्स का संख्या उस व्यक्ति का जिसका वजन 60 किलो हो, 60 केजी वेट, वो 60 केजी वेट वाला आदमी, उसका वजन 60 केजी है, तो नंबर ऑफ सेल्स जो उसके बॉडी में होगा वो 60 इंटू 10 टू द पावर 15 सेल्स। यदि छोटा बच्चा है तो उसमें सेल्स कट जाएगा, मिलियंस होगा, मिलियंस होगा। तो मिलियंस ऑफ सेल्स होने के कारण ये साइज थोड़ा छोटा होता है। वही सेल का डिवीजन होगा, एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 बन सकते हैं। डिवीजन भी कई तरह का होता है। हम लोग क्या इसी चैप्टर में उसको थोड़ा सा बात करेंगे, सेल डिवीजन अंत में। तो सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो ज्यादा होगा तो जीवों का आकार बड़ा होगा, नंबर ऑफ सेल्स कम होगा तो जीवों का आकार छोटा होगा। बच्चों, आप लोग ये भी देखे होंगे कि हम लोग के शरीर में एपिथेलियल सेल्स है। गाल के अंदर जो है स्क्वैमस एपिथेलियम है, उसको आप निकाल करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें भी इसी तरह का दिखेगा आपको एक न्यूक्लियस, इसका साइज दिखेगा पॉलीगोनल, और बाकी सेल मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं चीक एपिथेलियम।
ये आपको अपने प्रयोगशाला में इन दोनों प्रैक्टिकल्स को करना है। बच्चों, हम लोग आज बहुत कुछ पढ़े। अब जब बहुत कुछ पढ़े तो इनके ऊपर कुछ प्रश्न भी आप लोगों को लिख लेना चाहिए होमवर्क के लिए, क्योंकि यदि गृह कार्य नहीं मिला तो लिखने पढ़ने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। हमें होमवर्क करना चाहिए। तो क्या होमवर्क में केवल हमने जो पढ़ाया वही चीज दें? बिल्कुल ही देना तो पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको हम बाद में जो बताने वाले हैं उसको भी होमवर्क में दे रहे हैं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है बच्चे जो पढ़ते हैं उनके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? कल जो पढ़े उसको आज पढ़ें, आज जो पढ़े उसको भी आज पढ़ें, कल जो पढ़ेंगे उसको भी आज पढ़ें। यदि इतना आप करेंगे तो निश्चित ही अच्छे बच्चे बनेंगे, आपके ज्ञान का वर्धन होगा। तो होमवर्क में आप एक लिखें कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाएं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नामांकित चित्र बनाएं, और जो सबसे छोटा सेल है और सबसे बड़ा सेल है इस संसार में उसका नाम लिखें। तो मैं समझता हूं कि इतना करने के बाद निश्चित तौर पर हम लोग आज अपनी कक्षा को विराम देते हैं, फिर अगली कक्षा में